हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। तो जैसा कि अभी हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो चर्चा की थी, तो वो यूनिट नंबर 3 से भारत की विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, जो है हम इसके लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आपका ये वाला जो लेसन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो है वीडियो को अंत तक बने रहना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है कि हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कौन से वाले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर इस लेसन में से यूनिट नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, उसका जो है पार्ट 3 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में जो है नेम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और गुटनिरपेक्ष शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। ठीक है, कोलंबस में। अब आगे हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के प्रतिकूल माहौल में भारत की अपनी जो संप्रभुता को बनाए रखना चाहता था, भारत चाहता था कि उसकी आज़ादी जो है वो बनी रहे। और जिसके कारण ही भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने जो है ना ही सोवियत संघ की तरफ गए और ना ही अमेरिका की तरफ गए, और उसने अपने आप को एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई गुटनिरपेक्षता की। यह भारत की विदेश नीति की अति नवीन विशेषता थी। और गुटनिरपेक्षता की नीति का जो विचार है इस बात पर आधारित था कि इसमें शामिल देश अपने विदेशी मामलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेंगे। हालांकि गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ से बने रहना या फिर अलगाववाद की नीति को अपनाना नहीं होता है, बल्कि एक सकारात्मक और गतिशील अवधारणा है। यानी कि ना ही वो सपोर्ट करेंगे और ना ही वो पीछे हटेंगे। तो इस नीति को अपनाने वाले देश प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार करते थे। परंतु इनके साथ ही इस नीति को अपनाने वाले देश किसी सैन्य गुट के प्रभाव में आकर कोई टिप्पणी नहीं करते थे। अंततः इस नीति के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी भी तरह से उन सैन्य गुटों से दूर रहा जाए जिनका संचालन महाशक्तियों द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि जब भी कोई देश इन महाशक्तियों के गुट में शामिल होता था, तो उसे अपनी स्वतंत्र निर्णय निर्माण पर समझौता करना होता था। वहीं भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति को अधिकतर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई नव स्वतंत्र देशों ने भी अपनाया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इसके कारण देशों को विदेश नीति में भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का मौका मिला, जो कि शीत युद्ध के दौरान दबाव और तनाव का सामना कर रहे थे। हुआ ये कि जो शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम पर जो है सभी देश जो है वो कहीं ना कहीं तनाव और दबाव के कारण इधर उधर से दबे हुए थे। वहीं गुटनिरपेक्षता की नीति ने इनको रिलीफ दिया कि अगर आप गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं तो वो दोनों महाशक्तियों से बच जाएंगे और अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपना सकेंगे। इस आंदोलन का आरंभ जो है सन 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन सम्मेलन के साथ में हुआ था, जिसमें एशियाई एकता के विचार की परिकल्पना भी की गई थी। और इसके बाद में 1949 में भारत दूसरे एशियन रिलेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि भारत ने इंडोनेशिया तथा अन्य उपनिवेशी देशों के स्वतंत्रता के मांग के प्रश्न पर बुलाया था। अब इसमें क्या हुआ था कि 1949 के अंदर इंडोनेशिया और जितने भी जो ऐसे देश थे जो कि बिल्कुल गुलाम बने हुए थे, उनकी स्वतंत्रता की मांग करने के लिए इस आंदोलन को बुलाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन मजबूत होता चला गया, जिसके बाद इंडोनेशिया में एक बड़े सभा का आयोजन किया गया, जिसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता था। तो उसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी 1955 में हुई थी। और उसके बाद में जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो इस सम्मेलन के अंदर अफ्रीका के 29 देशों ने हिस्सा लिया, जो कि एशिया और अफ्रीका के देशों को एकता को दर्शाता है। अब इसके बाद में जो बाडुंग सम्मेलन था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर 1961 में बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी कारण से तब से लेकर आज तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं और क्या अभी भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है? तो आपको यही आंसर वहाँ पर लिखना है। उसके बाद में इसके कुछ पॉइंट्स हैं गुटनिरपेक्षता नीति के, जैसे कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नक्सलवाद विरोधी नीतियाँ। तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध लंबे संघर्ष के बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उसने इस बुराइयों का काफ़ी विरोध किया। इसी संदर्भ में भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना। भारत को लगता था कि जो साम्राज्यवाद है और उपनिवेशवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। यही कारण था कि भारत ने भी क्या करा, आत्मनिर्धारण के अधिकार पर बल देते हुए सभी देशों को आज़ाद करने की मांग की, और अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत के निरंतर प्रयास के कारण 1964 में 14 अफ्रीकी देशों को उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करा दिया गया। अब भारत पहला देश था जिसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ में रंग भेद के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई, और भारत की पहल गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अफ्रीकी कोष की स्थापना के साथ में की थी। अब दक्षिण अफ्रीका में उन राज्यों की मदद की जा सके जो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नीति के आक्रमण का शिकार हुए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने विवाद होते हैं उनको जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके।
तो भारत की जो विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व ये भी रहा है कि वह राष्ट्रों के बीच में जो राजनीतिक विवाद हो रहे हैं उन्हें शांतिपूर्ण समाधान में पूर्णतः विश्वास करता था। इसी कारण से इस सिद्धांत को भारतीय संविधान के नीति निर्देश तत्व और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में शामिल था। और भारत ने इस नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जब भारत ने कोरिया युद्ध और फिलिस्तीनी के मुद्दे को बातचीत से हल करने, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद और ऐसे ही अन्य विवादों और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, तो उस दौरान भारत ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर काफ़ी जोर दिया था। अब भारत सदैव ही विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करता है, जिसके कारण ये प्रारंभ से ही भारत की विदेश नीति का आधार बना रहा। अब उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय संगत और समान विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है गुटनिरपेक्षता। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। अब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गहरी आस्था रखता है। ये संगठन सभी राष्ट्रों को संप्रभुता प्रदान करने के साथ साथ अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भारत प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण को लेकर, विशेषकर परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता रहा है। भारत हमेशा से जो बोलता है हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हमें जो है किसी भी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। इसके कारण ही भारत ने प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा का विकास नहीं किया था और भारत निशस्त्रीकरण की नीति पर बल देते हुए 1960 के दशक के प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र के सामने इस मामले को लेकर आया था। भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्यों ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, परंतु इसके बावजूद भी भारत सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा और भारत विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में भी विश्वास करता है। अब इसी कारण से जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तो भारत ने इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया था कि क्योंकि भारत इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था। अब इसके अलावा जहां एक तरफ भारत ने विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सुधार लाने का भी प्रयास किया। अब जो कि वर्तमान समय में शक्ति की राजनीति का शिकार बन गया। इसी कारण से भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के संदर्भ में कहा कि सुरक्षा परिषद में नए देशों को भी स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। अब इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकाचार को समाहित किया, जिसने एक स्वतंत्र पद तैयार करने में भारत की मदद की है। भारत ने गुटनिरपेक्षता और निशस्त्रीकरण की नीति के प्रति काफ़ी निष्ठा प्रकट की है, जिसके परिणामस्वरूप इससे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर एक समान विश्व व्यवस्था के लक्ष्य के लिए दबाव डालने में मदद मिली है। आई होप आपको जो है ये वाला लेसन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट नंबर 3 से हमारा लेसन नंबर 1 जो है हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर जो है आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अगर गुटनिरपेक्षता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स